अ मल्टीट्यूड ऑफ लेबर लॉज एंड देयर रिफॉर्म। हम इस रीडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ये भगवती साहब और पानाग्रिया साहब ने लिखी है। हम अभी तक इस बारे में बात कर चुके हैं कि लेबर लॉज इंडिया में बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, और हमने ये भी देख लिया है कि इस इन स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज की वजह से ही जो फर्म्स हैं वो अपने साइज को नहीं बढ़ा रही हैं, वो लेबर इंटेंसिव नहीं हो रही हैं, जबकि हमारी कंट्री लेबर अबंडेंट है। तो नेचुरली हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है जिसको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। तो हमारे को अब इस पार्ट के अंदर हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमारे को लेबर लॉज को रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता है। वो ये कहते हैं, जब ये लेबर लॉज पास हुए थे, तो उस समय रीडिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इन इन टर्म्स ऑफ वर्कर अच्छा बात था, राइट? मतलब जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले विजवी एम्प्लॉयज, विजवी एम्प्लॉयर्स, वो अच्छी बात थी। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो ये सही नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कहते हैं, आप इमेजिन करिए कि जब ओपनिंग अप नहीं हुई, बहुत कम फर्म्स थी जो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस ले पाती थी। जो ले पाती थी वो कम से कम फर्म्स, उनको प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो उस समय स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज रखना और ये कहना कि देखिए, आपको इतने हाई प्रॉफिट्स हो गए हैं, इन प्रॉफिट सब कुछ शेयर तो आपको लेबर को देना पड़ेगा, ये समझ में आती है बात। तो बात चेंज कहाँ हुई है? बात यहां पे चेंज हुई है कि जब 91 के बाद जब रिफॉर्म्स हुए, तो हमारी कंट्री के अंदर जब ओपनिंग हुई, तो हमारी फर्म्स को डोमेस्टिकली भी कंपटीशन को फेस करना पड़ा, और ना ही सिर्फ डोमेस्टिकली, उनको फॉरेन कंपटीशन को भी फेस करना पड़ा। तो अगर कंपटीशन को फेस करना पड़ा था तो उनको उतने प्रॉफिट्स होंगे नहीं। तो जब उनको उतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम, ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से ये सारा कुछ खत्म हो गया था, ये वाला सिस्टम। अब उनको इतने ना प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उनको क्यों फोर्स करा जा रहा है कि वो थोड़े से प्रॉफिट्स भी इस अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी के साथ इन एम्प्लॉयज को दिए जाए? अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी का मतलब है, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है, उनको लेबर लॉज को बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रखा गया है। जब हम कह रहे हैं लेबर लॉज को बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रखा गया है, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो जनरली लेबर की ओर लीन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये लेबर बेचारा है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वी शुड बी गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट टू लेबर। कुछ ऐसा मैं समझाने भर के लिए बता रहा हूं आप। तो वो कहते हैं कि आप अगर ऐसे सोचेंगे तो ये फर्म्स कभी भी बड़ी नहीं, ये फर्म्स अगर बड़ी नहीं होंगी तो ये ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे। ये ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो नुकसान हमारे लिए ही है, इकोनॉमी के लिए ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्शन कैसा होगा, और हम तो लेबर अबंडेंट नेशन हैं। फिर बात आती है कि अब क्या चेंजेस चाहिए आपको लेबर लॉ से। तो कहते हैं कि आपको चाहिए क्या चेंजेस? तो हम यहाँ पे तीन लॉज के बारे में बात करें। एक हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में, उसमें थोड़ा डिटेल में करेंगे। एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में, और एक ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ये एक ऐसी रेगुलेशन है जिसकी वजह से इंप्लॉयर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ऑथर्स ये कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जिस तरह से रिट्रेंचमेंट इस एक्ट में डिफाइंड है, आप तो किसी को निकाल ही नहीं सकते हैं अपनी कंपनी में से। आपकी कंपनी की सेल्स कम हो गई, आप अपनी कॉस्ट कम करने के लिए लेबर को निकालना चाहते हैं, आप नहीं निकाल सकते। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानते हुए लेबर ट्रिब्यूनल में पहुंच जाएगा।
आपकी सेल्स नहीं हो रही है, आप अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हैं, आप लेबर को निकालना चाहते हैं, आप नहीं निकाल सकते हैं, ये एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेके लेबर को ट्रिब्यूनल पहुंच जाएगा और फिर लड़ते रहिए केस। दूसरा, इस इन इसकी वजह से जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गए, राइट, और जो जो फर्म्स है वो भी कहते हैं हम हायर ही क्यों करें, हमको क्या पड़ी है इतना लेबर इंटेंसिव बनने की। बिकॉज लेबर इंटेंसिव भी बनो, एम्प्लॉयमेंट भी दो, और उसके बाद ये लेबर कॉस्ट भी झेलो इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ, अगर ये कोर्ट में चले जाते हैं तो स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम इस एक्ट में ये है कि जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो लेबर कोर्ट, लेबर ट्रिब्यूनल से पास होते हुए जाएंगे। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों ना हो कि आप एक बॉडी बना दीजिए, राइट, कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक टाइम बाउंड फैशन के अंदर जल्दी से कोई भी डिस्प्यूट को रफा दफा कर दे, खत्म कर दे उसको जल्दी से। आपने देखा था ना वो उत्तम नकाटे वाले केस में, कितना लंबा चला वो केस, तो लेबर कॉस्ट पड़ती है भाई। तो कोर्ट की कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट कंपनी को झेलनी पड़ी, और बाद में कंपनी ही सही थी। फिर दूसरा एक बहुत ही अजीब प्रोविजन है सेक्शन 9 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का। मैंने आपको हायर करा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको हायर कर रहा हूं और आपको ये काम करने हैं। ये चलो ठीक है, मुझे 3 तरह के काम करने में कर लूंगा। अब मान लीजिए आप जिस तरह का काम करते थे, अब उस काम की डिमांड नहीं है, मैं तो आप ही के लिए सोच रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठीक है, अब तुम ये काम नहीं करोगे, तुम दूसरा काम करो, मैं निकाल नहीं रहा आपको, लेकिन मैं आप ही के लिए सोच रहा हूँ, राइट। तो सेक्शन 9 ऑफ आईडीए कहता है ये नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, आप रीअसाइन और वर्क नहीं कर सकते हैं, वर्कर को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाल सकते हैं। ये कोई बात बनी, राइट। आप एक खुद सोचिए, तो एम्प्लॉयर को क्या ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो रीअसाइन कर दे वर्क को, कह दे कि भैया एक ब्रॉड सेट ऑफ वर्क है, उसके अंदर टास्क है, मैं कर, ब्रॉड सेट ऑफ वर्क बताए, मतलब इतना स्पेसिफाइड मत कर दीजिए शुरू में कि आपको बस ये करना है। ऐसे तो कोई स्टार्टअप्स में काम ही नहीं करेगा। स्टार्टअप्स के अंदर जब आप काम करते हो आपका काम वाम डिफाइंड नहीं होता भाई, आपको हर चीज करनी होती है शुरू में, काम ही नहीं कर सकता। आप पहुंच गए सेक्शन 9 आईडीए लेके, ये कोई बात बनी। एम्प्लॉयर कहेगा भैया हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ रहे, हम ऐसे एम्प्लॉयज को ही नहीं रख रहे, हम हायरिंग ही नहीं कर रहे, तो इसका नुकसान तो इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा ना। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, अगर उसमें स्ट्राइक करनी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं स्ट्राइक कर सकते, मैनेजमेंट भी तैयार रहे। लेकिन अगर कोई अदर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है तो उसको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, स्ट्राइक हो जाएगी। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने, मेरी फर्म है, मेरी फैक्ट्री है, मैंने रखे हैं लोग, मेरी कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की कंपनी है नहीं, इन्होंने स्ट्राइक कर दी, अब काम होगा नहीं, आउटपुट बनेगा नहीं, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मैं इन्हें निकाल नहीं सकता, मैं क्यों इन झंझटों में पड़ूंगा, राइट। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ उस समय नोटिस देने की आवश्यकता होगी अगर जैसे मान लीजिए पहले कोई विवाद रहा हो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच, और उस समय आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही हो या कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उस समय आपको नोटिस देना होगा। यही मेरे को रीडिंग से समझ में आता है। मतलब आप देख सकते हैं ना कि एम्प्लॉयर के खिलाफ कितना है एक्ट। दूसरा, चैप्टर 5B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है किसी भी एम्प्लॉयर को कि वो किसी को निकाल नहीं सकता काम से। निकाल के देखिए जरा, अंडर एनी सर्कमस्टांस, ये कोई बात नहीं बनी
ठीक है, उसमें इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं कि वो चाह के भी नहीं निकाल सकते। भाई मेरी सेल नहीं हो रही, मेरे को डिमांड कम होगी कुछ, तो मैं निकाल भी नहीं सकता लेबर को। बिल्कुल अजीब बात है ये। तो ये उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में ये सब चीजें चेंज करने की आवश्यकता है। फैक्ट्रीज एक्ट में क्या प्रॉब्लम है भाई? वो कहते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में भी प्रॉब्लम है। जो छोटी फैक्ट्रीज हैं, राइट, आप उनके लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो उनको सारे प्रोविजंस पता होंगे फैक्ट्रीज एक्ट? पता नहीं उसमें कितने तो प्रोविजंस हैं। ना एम्प्लॉयर को ना एम्प्लॉय को, किसी को कोई प्रोविजन नहीं पता। अब वो कोई डिस्प्यूट हुआ, अब वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर भी एम्प्लॉयर को झेलना पड़ेगा। कहते हैं ये सब नहीं चल सकता है, आपको कुछ ऐसी मैनेजेबल रेगुलेशंस देनी होंगी जिनके साथ हम काम कर सकें, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने सारी रेगुलेशंस को कोई भी एम्प्लॉयर ध्यान में रखे। वो काम ही नहीं कर सकता। वो तो बस ये सोचता रहेगा कि मेरे किसी कार्य से एम्प्लॉय को फर्क ना पड़ जाए और वो कहीं लेबर कोर्ट में ना चला जाए। अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो एम्प्लॉय के बगैर काम कैसे करे। वो कहेगा मैं कैपिटल इंटेंसिव बन जाता, कम से कम लोग होंगे उनको खुश रखूंगा, बिकॉज जितने ज्यादा लोग उनको खुश रखना भी मुश्किल है, तो कम लोगों के साथ उनको खुश रख लूंगा और कैपिटल इंटेंसिव बन जाता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो वो ये कहते हैं, ऑथर्स को भी ये समझ में आता, वो ये कह रहे हैं कि इस बात की आवश्यकता है कि ये जो लेबरर्स हैं इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए आपको लेबर लॉस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा जो पकड़ आपने बहुत कस के रखी हुई है उस पकड़ को थोड़ा सा ढीला छोड़ना। दूसरा है जी ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 से कहता है कि वो ये कहता था कि 7 या 7 से ज्यादा वर्कर्स किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, वो सब मिलकर ट्रेड यूनियन बना लेंगे 7 लोग। यही तो बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी ट्रेड यूनियन बना के बैठ गया। 2001 में एक क्वालिफिकेशन आई। क्वालिफिकेशन है मतलब एक कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा, तो उसने कहा या तो जितने लोग हैं उसकी 10% वर्कफोर्स ट्रेड यूनियन बनाना चाहती हो, या फिर एटलीस्ट 100 लोग हो तो ट्रेड यूनियन बन सकती है। राइट। अब इससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, राइट, बिकॉज अभी भी बहुत ऐसा हो सकता था कि एक बहुत बड़ी फर्म के अंदर एक नहीं, एक से कई ज्यादा ट्रेड यूनियंस बन सकती थी। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं और आप ट्रेड यूनियन के सरदार हैं, आप ट्रेड यूनियन को हेड कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ हमारे से प्रॉब्लम हुई, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, मेरे को लगा चलो सब कुछ शांत हो गया। भैया आपकी ट्रेड यूनियन में हो, दूसरे की तो नहीं हुआ। अब वो दूसरा जना भी आ जाएगा मेरे पास किसी और चीज को ले, यही काम रह गया। बार्गेनिंग अगर हुई है तो ये तो यही होना चाहिए था ना कि एक तरह की ट्रेड यूनियंस जैसे ही मैंने कर दिया उसमें बार्गेनिंग कर ली है तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो। और कोई आ गया और कोई ट्रेड यूनियन आ गई मेरे पास, अब ये कब तक चल सकता है? तो इन सारे एग्जाम्पल्स से जो ऑथर्स हैं वो ये आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम इन एक्ट्स पे पकड़ ढीली करें। हमारे को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम इन लॉज को थोड़ा सा रिफॉर्म करें और थोड़ा सा एम्प्लॉयर्स के लिए भी सोचें। ये उन्होंने कहा तभी हम लेबर इंटेंसिव बन पाएंगे, हम लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा पाएंगे और हम अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को बढ़ा पाएंगे। तो ये मैं करना चाहता था इस रीडिंग के अंदर। अगर आप आईएएस या आईईएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने लेबर वाले टॉपिक के अंदर लेबर लॉज के सब टॉपिक के साथ आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू बेटा, आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू।